नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके ऑप्शंस हैं सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन या बी आर अम्बेडकर। देखिए, अगर बात करें तो सरदार पटेल की अगर बात करते हैं, भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। प्रथम गृह मंत्री। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे? तो सरदार पटेल बने थे, ये बात अच्छे से जानते हो। प्रांतीय समिति के प्रांतीय समिति के ये अध्यक्ष थे। प्रांतीय समिति के क्या थे? ये अध्यक्ष भी थे, आपको अच्छे से पता है। प्रांतीय समिति यानी जो 562 रियासतें थी उनमें विलय जो किया था वो सरदार पटेल के द्वारा हुआ था। 559 का 562 रियासत। प्रांतीय समिति के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। कौन? सरदार पटेल। ये भी याद रखना है। स्वतंत्र भारत के ये क्या बने थे? तो प्रथम गृह मंत्री बने थे। अगर बात की जाए सी राजगोपालाचारी की, तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल और इसके बाद ये भारत का ये जो पद था अंतिम गवर्नर जनरल का, ये बाद में समाप्त कर दिया गया था। तो राजगोपालाचारी क्या बने थे? ये बने थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इससे पहले कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। आप जानते हो 1948 के दौर में 1948 के दौर में लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन को क्या बनाया गया था? तो ये भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित किया गया था। और इसके बाद भारत के ही कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कौन बने थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो सी राजगोपालाचारी। और ये अंतिम कहा जा सकता है इनको। साथ ही साथ बात करते हैं तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग लॉर्ड विलियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बेंटिंग, तो याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या थे? तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये बने थे सर्वप्रथम। तो गवर्नर जनरल पद का उस समय मतलब ये पद सृजित किया गया था, तो अंग्रेज बने थे। कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत के सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित किए गए थे। और 1948 के दौर में गवर्नर जनरल इंडिया कौन बना था? तो लॉर्ड माउंटबेटन बना था। तो आंसर क्या होगा इसमें? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। चोरी चोरा कांड। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ? ऑप्शंस है आपके 1922 में, 1917 में या 1919 में या 1913 में। 1913 की बात की जाए, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की। हरदयाल लाला हरदयाल ने कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो आपको याद रखना है, गदर पार्टी का गठन किया था। और ये कहाँ की थी? गदर पार्टी का गठन हुआ था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। सैन फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को सैन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका यूएसए में इसका गठन हुआ था। किस पार्टी का? तो आपको याद रखना है गदर पार्टी का। ये पार्टी किसने बनाई थी? तो लाला हरदयाल ने। और कहाँ बनाई थी? तो आपको याद रखना है सैन फ्रांसिस्को में।
1919, 13 अप्रैल आप जानते हो, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ, तो आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। और ये अमृतसर में, आप जानते हो लोहड़ी का दिन था। यहाँ अमृतसर में के जलियांवाले बाग में क्या एक मेला लगा था यहाँ पर, और वहीं पे एक सभा बुलाई लाला हंसराज ने। किसने मंगाई, तो हंसराज ने सभा बुलाई। कहाँ पर, तो आपको पता है जलियांवाले बाग में। और धीरे से डायर को, जनरल डायर ने जलियांवाला हत्याकांड करवाया था, जनरल डायर ने। तो डायर को सूचना किसने दी, हंसराज ने सूचना दी। और जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में क्या किया था, जलियांवाले में, तो इसने गोली अंदाजन चलवाई थी, तो बहुत से लोग इसमें मारे गए। तो ये था कि एक बहुत बड़ा मंजर था। ये सभा बुलाई थी लाला हंसराज, मतलब हंसराज ने। और ये इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि पंजाब के दो बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। और बाद में इसी हत्याकांड के बाद सरकारी गवाह कौन बना था, तो हंसराज। और इसी हत्याकांड के बाद एक कमेटी गठित हुई थी, हंटर कमेटी। हंटर कमेटी का गठन कब हुआ था, प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया। हंटर कमेटी का गठन कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1919 को हंटर कमेटी का गठन हुआ था। ठीक, और इस कमेटी ने जनरल डायर को बरी कर दिया और इसको भारत से कहां भेज दिया था, तो इंग्लैंड भेज दिया। ठीक, इसके बाद गांधी जी को इस बात से संतुष्टि नहीं मिली, कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को संतुष्टि नहीं मिली, तो एक कमेटी गठित की गई भारत की तरफ से, तहकीकात कमेटी। कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है, तहकीकात कमेटी। तो तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था, किसने, कांग्रेस की तरफ से तहकीकात कमेटी बनाई गई और जलियांवाले हत्याकांड की क्या करवाई गई, जांच करवाई गई थी। तो इसमें मदन मोहन मालवीय को क्या बनाया गया था, अध्यक्ष। तो तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया। इस कमेटी के द्वारा कई सारी बातें सामने आई और इलाहाबाद समिति के द्वारा, देखिए इसी जलियांवाले हत्याकांड में एक इलाहाबाद समिति के द्वारा मृत लोगों की सूची तैयार की गई। तो किस कमेटी द्वारा, तो इलाहाबाद समिति के द्वारा मृत लोगों, इसमें 1200-1300 लोगों की जान गई थी। तो ये बात आप अच्छे से जानो, 13 अप्रैल 1919 को कौन सा कांड हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड। और 1922, 5 फरवरी 1922 को, 1922 को कौन सा कांड हुआ था, चोरी चोरा कांड। अब याद याद रखिए, चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था, गोरखपुर में। कहाँ हुआ था, गोरखपुर में। इसमें 22 पुलिस वालों को थाने में जलाकर राख कर दिया गया था। यानी जो आंदोलनकारी भीड़ थी, जिसको भगवान अहिर लीड कर रहे थे, तो पुलिस वालों से झड़प हो जाने की वजह से जो कुद्र लोग आंदोलनकारी थे, उन्होंने एक थाने को जला दिया, जिसमें वही पुलिस वाले क्या थे, जलकर राख हो गए। तो कुल 22 लोग इसमें जले थे, एक मुख्य पुलिस वाला और 21 मतलब पुलिस वाले थे, कहने का मीन। तो इस तरह से जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ, तो इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चोरी चोरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। और इंडियन स्ट्रगल में सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि मतलब ये गांधी जी के द्वारा कैसी राष्ट्रीय विपत्ति घोषित किया था। कहने का मतलब इंडियन स्ट्रगल में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ये घटना, असहयोग आंदोलन बहुत अच्छे से चल रहा था, गांधी जी का असहयोग आंदोलन वापस लेना एक क्या है, राष्ट्रीय विपत्ति। ये अपनी बुक में उन्होंने लिखा। आइए, तो आप समझते हैं कि चोरी चोरा कांड कब हुआ, 1922 में। अब आइए बात कर लेते हैं दोस्तों, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है। देखिए ऑप्शन है आपके, सतनार की है, प्रेमचंद की है, या कालिदास की है, इलांगो की। तो दोस्तों याद रखना, प्रेमचंद की आप जानते हो गोदान उपन्यास है। कौन सा उपन्यास, गोदान। इसके बाद आपने सुना होगा प्रेमचंद का गबन, गोदान गबन, ये क्या है, ये सब उपन्यास थे किसके, प्रेमचंद के। कालिदास ने क्या लिखा, देखो कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान
शाकुंतलम, इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना थी शाकुंतलम। साथ ही साथ आप जानते हो रघुवंशम, इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, एग्जाम में कई बार पूछी गई रघुवंशम। और आपको पता होगी मेघदूतम, तो मेघदूतम किसकी रचना है, आपको याद रखना है। मेघदूतम हमारी जो रचना है ये कालिदास की है, कालिदास की है। और आप जानते हो कालिदास को एक और नाम से जाना जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है। इनकी मुख्य रचनाओं की बात करें तो कौन सी मुख्य रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कालिदास हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है। देखिए इसमें ऑप्शन है, सामवेद से संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है, या यजुर्वेद से संबंध है, या ऋग्वेद से। आप जानते हो सबसे प्राचीन वेद, भारत का सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों, याद रखना ऋग्वेद। प्राचीन वेद कौन सा है भारत का, तो याद रखना बड़े अच्छे से दोस्तों, कौन सा है, तो ऋग्वेद है। इसमें कितने मंडल है, तो इसमें 10 मंडल है, याद रखना, कई सारे एग्जाम में पूछा गया। 10 मंडल है। और कितने सूक्त हैं, तो इसमें आपके 1028 सूक्त हैं। सूक्तों की संख्या ऋग्वेद में कितनी है, तो 1028 है। मंडल कितने हैं, तो आपके 10 हैं। बात करते हैं मुंडक उपनिषद जो लिया गया है अथर्ववेद से लिया गया। आंसर क्या होगा, अथर्ववेद। इसकी रचना किसने की थी, ऋषि अथर्वा ने की थी। तो ऋषि अथर्वा ने इसको लिखा था या रचित किया था, ऋषि अथर्वा ने इसकी रचना की। इसमें 20 अध्याय हैं दोस्तों, आप अच्छे से याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं। कितने हैं, 731 सूक्त हैं। और लगभग इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 6000 क्या है इसमें मंत्र है। याद रखना इस प्रश्न को, ठीक। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है दोस्तों, तो याद रखना ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें गोपथ, गोपथ, ठीक। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोपथ क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, अथर्वा का। और मुंडक उपनिषद आपके किसके हैं, तो अथर्ववेद में। किसमें, अथर्ववेद में। 20 अध्याय, 731 सूक्त, 6000 मंत्र। और ये कैसा, इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो गोपथ है। आपको पता है ऋग्वेद सबसे हमारा प्राचीन वेद है, 10 मंडल हैं, 1028 क्या है, सूक्त हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न समझ लेते हैं। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी कब, ऑप्शन है 1884 में, 1748 में, या 1784 में, या 1848 में। तो आंसर हो जाएगा 1744 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो आपका आंसर हो जाएगा 1784। आइए नेक्स्ट प्रश्न समझ लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत में आप जानते हैं भारत में कितने राज्य हैं टोटल, भारत में 28 राज्य, 28 राज्य। और 8 क्या है, तो 8 केंद्र शासित राज्य हैं। केंद्र शासित राज्यों की संख्या भारत में कितनी है, तो 8 केंद्र शासित राज्य हैं, बड़े अच्छे से आप जानते होंगे। और राज्य कितने हैं, तो 28 हैं। सबसे बड़े राज्य की अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है आपका, तो ये हो जाएगा राजस्थान। ये सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा है सबसे बड़ा राज्य, महाराष्ट्र है, सॉरी राजस्थान है। तो देखिए इसमें क्रम देख लीजिए, राजस्थान, राजस्थान, फिर इसके बाद आपका क्या है मध्य प्रदेश, दूसरा भारत का दूसरा बड़ा राज्य मध्य प्रदेश। अगर बात करें इसी क्रम में तो तीसरा बड़ा राज्य हमारा क्या है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, ठीक। और चौथा हमारा बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, उत्तर प्रदेश का। और आपको पता होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद 5वें नंबर पर आपका भारत का कौन सा राज्य बड़ा है, तो गुजरात।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा राज्य, तो याद रखना छोटा राज्य हमारा कौन सा है, गोवा। तो भारत का सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य, छोटा राज्य, तो याद रखना ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का छोटा राज्य कौन सा है, तो ये याद रखना भारत का छोटा राज्य गोवा है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन में NH-44, NH-17, NH-10 या NH-10। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, आपका क्या हो जाएगा, NH-44। ये जम्मू कश्मीर से लेकर दोस्तों कहाँ तक है, तो ये आपका कन्याकुमारी तक है। कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी जम्मू कश्मीर तक हमारा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग फैला हुआ है, तो आपको याद रखना NH-44। ठीक, इसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए पैमाने का किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर्स, बोफोर्ड पैमाना, रिएक्टर पैमाना या विकर्ण पैमाना। तो इसमें आंसर हो जाएगा रिएक्टर पैमाना। तो भूकंप को मापा जाता है, भूकंप को किस पैमाने से मापा जाता है, तो भूकंप यानी अर्थक्वेक को मापा जाता है किससे, तो रिएक्टर पैमाने पर अर्थक्वेक को मापा जाता है किससे, तो याद रखना दोस्तों रिएक्टर पैमाने पर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, रिएक्टर पैमाना। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध विख्यात है, तो देखिए इसमें ऑप्शन है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के लिए आपका कौन सी जगह, बॉम्बे हाई, याद रखिए बॉम्बे हाई किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए। बॉम्बे हाई किसके लिए जाना जाता है, तो पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। कोरबा किसके लिए जाना जाता है, तो कोरबा एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है। कोरबा क्षेत्र कौन सा, भारत का कोरबा क्षेत्र किस लिए जाना जाता है, तो आपका एल्युमिनियम के लिए। और पश्चिम बंगाल का रानीगंज, रानीगंज जाना जाता है कोयले के लिए। तो यहाँ पर आंसर जो आपका दोस्तों हो जाएगा रानीगंज क्या है, ये कोयले के लिए जाना जाता है। और झारखंड का दोस्तों याद रखिए, झारखंड का जादूगुड़ा, झारखंड का, झारखंड का कौन सा क्षेत्र, जादूगुड़ा, जादूगुड़ा ये किसके लिए जाना जाता है, तो ये आपका जाना जाता है यूरेनियम के लिए। और आप जानते हो किसी परमाणु बम में किसका प्रयोग होता है, यूरेनियम का। और बिजली उत्पादन में किसका प्रयोग होता है, तो यूरेनियम का। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रानीगंज जाना जाता है कोयले के लिए। पश्चिम बंगाल का रानीगंज किसके लिए, कोयले के लिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित किस संस्था में की गई, राज्यसभा में या लोकसभा में या पंचायती राज की संस्थाओं में या राज्य विधानमंडलों में। देखो अगर बात करें संसद अनुच्छेद 79 के अंतर्गत, भारत की अनुच्छेद 59 के अंतर्गत, अनुच्छेद 79 के अंतर्गत क्या है, हमारी संसद है। याद रखना इंपॉर्टेंट ये आपका आर्टिकल है। देखो 80 में हमारी क्या, अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है, राज्यसभा है, याद रखना। और आपकी अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद अगर 81 की बात करें तो हमारा क्या है, लोकसभा। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, क्या अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको बड़े अच्छे से। बात यहाँ पर यह है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज्य की संस्थाओं द्वारा की गई। इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की गई है। कितने परसेंट, 33% महिलाओं को आरक्षण पंचायती राज्य में है। ठीक, ये बात हम बड़े अच्छे से जानते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें 50%, बहुत से राज्यों में 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज में दिया गया। वो आपके राज्य बिहार हो गया, बिहार में व्यवस्था लागू है जहां पर महिलाओं को 50% आरक्षण है पंचायत में। और आपके हिमाचल प्रदेश में, ठीक, हिमाचल प्रदेश में भी क्या 50% आरक्षण है। तो ये भी याद रखना साथ में। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये ऑप्शन। राज्य का कोई एक अपना धर्म नहीं होता है, सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण करने का अधिकार होता है। दूसरे धर्म पर आघात पहुंचाए बिना अपने अपने धर्म के प्रचार का अधिकार है। तो देखिए ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप आंसर इसको बताना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट समीक्षा करती है,
तो वो कौन सी आपकी जो समिति है, तो इसमें दोस्तों आपका आपके ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति या प्रवर समिति या स्थायी समिति। तो इसमें संसदीय समिति की जो व्याख्या जैसे होती है कैग के द्वारा, और आप जानते हो कैग के लिए अनुच्छेद कितना 148 आर्टिकल नंबर आपका कैग के विषय में जो जानकारी है वो अनुच्छेद कितने के अंतर्गत है, तो याद रखना 148 है। इसके लिए जो समिति खासकर गठित की जाती है जिसमें आप बात करें तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, तो लोक लेखा समिति होती है। 22 सदस्य होते हैं, कितने 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। और साथ ही जानते हो 15 लोकसभा से होते हैं इसमें सदस्य, 15 लोकसभा के। और ये आप जानते हो साथ ही साथ, और इसमें कितने ये इसमें आपके बाद बाकी जो बचे हुए 22 में सदस्य हैं वो राज्यसभा से लिए जाते हैं। किससे? राज्यसभा से। तो 7 सदस्य लिए जाते हैं राज्यसभा से। और इसमें अध्यक्ष कौन होता है, तो जो जो पार्टी मतलब कह सकते हैं विपक्ष पार्टी होती है वो लोक लेखा समिति का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो ये आइए नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है। तो इसमें अगर बात की जाए तो संपत्ति के विषय में, या फिर आपका अतिरिक्त कर की वापसी के समय में, या दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के लिए, या भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसमें दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के लिए प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व को अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई। देखिए दोस्तों, इसमें ये पूछा गया नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में कहां से शामिल किए गए, किस संविधान से लिए गए दोस्तों। तो याद रखना इसमें नीति निर्देश जो तत्व हैं ये भाग 4 की बात करते हैं। किसकी? भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक नीति निर्देशक तत्व ये आपके कितने भाग 4 में है। याद रखना ये लिए गए आपके आयरलैंड से। कहां से लिए गए? भारतीय संविधान में ये कहां से लिए गए, तो आयरलैंड। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये लिए गए आपके कहां से, तो आयरलैंड से लिए गए। आपको पता है आपके ग्रेट ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, और यहाँ से क्या लिया गया, और ब्रिटेन से लिया गया विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, प्रक्रिया, और साथ ही साथ लिया गया विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन। आप जानते हो उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, अमेरिका से। तो आयरलैंड, यहाँ पर आंसर क्या होगा, आयरलैंड के संविधान से। जबकि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया दोस्तों, तो महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। याद रखना महाभियोग लिया गया है कहां से, तो आपको याद रखना है यूएसए से। और साथ साथ क्या लिया गया, मौलिक अधिकार। दोस्तों याद रखना मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो ये भी याद रखना मौलिक अधिकार लिए गए आपके कहां से, तो यूएसए से। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप जानते होंगे। और आपके अगर बात करें अन्य की बात करें तो फ्रांस से क्या लिया गया है दोस्तों, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, इन शब्दों का समावेश कहाँ से हुआ, तो ये शब्दों का आपका जो लिए गए ये कहाँ से, तो आपके फ्रांस से लिए गए। कहाँ से लिए गए? फ्रांस से। तो ये भी याद रखना। साथ ही साथ लोकतांत्रिक राज्य, इसके विषय में भी फ्रांस से लिया गया है। आपके आयरलैंड से क्या लिए गए, तो नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य बताइए। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है भारत में, तो प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात करें तो उद्योग आपके किसमें है, ये बात खासकर, तो ये द्वितीय उद्योग में। उद्योग कहाँ आते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। किसमें आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपकी क्या आती है? कृषि। ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? कृषि है। और कृषि के साथ, कृषि के साथ आप जानते हो क्या है? पशुपालन, पशुपालन है आपका। और पशुपालन के साथ साथ इसमें मत्स्यन, मत्स्यन, मत्स्यन की बात है। वानगी है, वानगी एवं उत्खनन। प्राथमिक क्षेत्रों में वानगी एवं उत्खनन, तो ये भी चीज आती है आपके प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आते हैं हमारे देश के। और
जो आपकी बैंक है, बैंक और ये क्या है, ये सेवाएं, ये आपकी जो सेवाएं हैं, बैंक सेवाएं, व्यापार है, ये सब आता है आपके तृतीय क्षेत्र में। किसी के तृतीय क्षेत्र, ये मतलब तृतीय क्षेत्र से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? कृषि का पिछड़ेपन, परिवहन संसाधनों की कमी, या कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसको बाद में देखेंगे। विजया बैंक और देना बैंक की अगर बात करें, इसका विलय निम्न में किस बैंक में हुआ है दोस्तों? तो देखिए इसमें इसका जो विलय हुआ विजया बैंक और देना बैंक का जो विलय हुआ है दोस्तों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका विलय कब मतलब किस बैंक में हुआ है? तो आपको याद रखना है बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये कब हुआ? 1 अप्रैल 1919 में। कब हुआ? 1 अप्रैल 1919 को किसका विलय हुआ? तो विजया बैंक और देना बैंक दोनों मर्ज कर दी गई, किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये याद रखना। जबकि भारतीय स्टेट बैंक में 5 बैंकों का विलय हुआ है। कितनी? 5 बैंकों का विलय हुआ है। 5 बैंकों का विलय 2017 में हुआ था स्टेट बैंक में। किसमें? स्टेट बैंक में। 1 अप्रैल 2017 को किसमें? भारतीय स्टेट बैंक में 5 बैंकों को मर्ज किया गया है। जबकि विजया बैंक और देना बैंकों को किसमें विलय किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा में। 1 अप्रैल 2019 को, सॉरी 2019 को, सॉरी 2019 को। कब? 2019 को, यहाँ थोड़ा गलत लिख गया, 2019 को, सॉरी। ठीक, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों कार्यक्रमों में संबंधित थी? भान प्रताप सिंह समिति, चरण सिंह समिति, या यशपाल समिति? देखो यशपाल समिति ये जो थी आपकी शिक्षा के अधिकार से थी। शिक्षा के अधिकार से यशपाल समिति। शिक्षा का अधिकार किस की बात करता है? तो कौन सी समिति करती है? आपको याद रखना है आपकी यशपाल समिति। और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका भानु प्रताप सिंह समिति। काफी इंपॉर्टेंट है आपका भानु प्रताप सिंह समिति। तो इस तरह से आपके काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोगों ने इस सीरीज में समझा, और बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम प्रश्न लाते रहेंगे। और तब तक के लिए दोस्तों, यदि हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेगा, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।